सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को अभी किसने शुरू किया। तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। अभी आपको पता है पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है, बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने ही राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार क्या करना चाहती है, गरीब और कम इनकम वाले जो परिवार होते हैं उनकी महिलाओं को हर महीने पैसे देकर के उनकी आर्थिक मदद करना चाहती है। तो कितने रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को? हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे जो भी पात्र महिलाएं होंगी। उद्देश्य यही है, महिलाओं को घर के खर्च चलाने में मदद करना, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना। और यहाँ पे जो पहले एक योजना चलती थी लक्ष्मी भंडार योजना, ये उसी का एक बड़ा और बेहतर रूप माना जा रहा है। और इस योजना को बोला जा रहा है कि अभी 1 जून 2026 से ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 3 बात याद रखना। अन्नपूर्ण भंडार योजना अभी शुरू कर रहा है पश्चिम बंगाल। महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? 3,000 रुपए दिए जाएंगे इसमें हर महीने। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल तो लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले कुछ योजनाएं हम देख लेते हैं। अभी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की है। और एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अभी उड़ीसा में ही शुरू हुई है, अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन के अलावा एक्स्ट्रा जो भी राशन मिलता है उसके अलावा एक्स्ट्रा चावल दिए जाएंगे। और अन्नपूर्णा से ही याद रखना आज की हमारी योजना है अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। और बोले मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ये उड़ीसा ने शुरू की है। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी एक मंत्री जी का नाम भी है। आप बताओ उन महोदया के पास कौन सा मंत्रालय है? अन्नपूर्णा देवी जिनका नाम है। बाकी अभी मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना शुरू की है। यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, पास करोगे तो पैसा मिलेगा। और अभी तेलंगाना सरकार ने भी प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक योजना शुरू की है। सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी जल्दी मदद की जा सकेगी इस योजना के तहत। और स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए भी सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 नाम से। अब हमारी तो बात पश्चिम बंगाल की हो रही है ना, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता हो गई। और मुख्यमंत्री हमने कहा बीजेपी के पहली बार बने हैं यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी। और गवर्नर हैं RN रवि। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी शुरू हुई, अभी असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। और पूर्व रेल मंत्री थे मुकुल रॉय जी का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। उसके अलावा 2026 में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ये होगी अभी कोलकाता में। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया किसे? राम कुमार मुखोपाध्याय बांग्ला लेखक है। उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए एक बांग्ला उपन्यास है। उसके अलावा अभी पोयला बोशाख उत्सव मनाया गया पश्चिम बंगाल में। स्टेट ऑफ इंडियाज बेट्स 2024-25 नाम से एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि सबसे ज्यादा चमगादड़ों की प्रजातियां पश्चिम बंगाल में हैं। और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने, ये कंपनी का नाम है, इसने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहां पर शुरू किया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के माहितिकरी में एक स्थान है वहां पर। और एनोड मटेरियल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, बैटरी का एक बहुत जरूरी पार्ट होता है। और अभी 95 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो उनका नाम है अरुण्याक घोष, ये कोलकाता से ही है। ठीक है, तो ये सब बातें पश्चिम बंगाल से भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 कहां पर हुई? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। पहले आप जानो किम्बरली प्रोसेस, किम्बरली प्रक्रिया क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में बिकने वाले हीरे संघर्ष वाले हीरे यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वाले डायमंड्स तो नहीं है, यानी कि ऐसे हीरे जिनकी बिक्री से युद्ध, हिंसा या आतंकवाद को पैसा मिलता हो, तो ऐसे हीरों को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और आपको बता दूं कि भारत ने 1 जनवरी 2026 से ही इस संगठन की अध्यक्षता संभाल ली थी। और अभी 11 से लेकर 14 मई तक भारत इसकी बैठक का भी आयोजन कर रहा है। कहां पर? मुंबई में। और ये किम्बरली प्रोसेस की एक बड़ी बैठक है। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करना कि दुनिया में बिकने वाले प्राकृतिक हीरे सही और कानूनी तरीके से आए हों, यानी कि उनका संबंध युद्ध, हिंसा या अवैध कारोबार से न हो। ये जो किम्बरली प्रक्रिया है इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। और इसमें वर्तमान में 86 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 प्रतिभागी अभी इस मीटिंग में शामिल हुए। उसके अलावा
यूरोपियन यूनियन इसमें एक समूह के रूप में हिस्सा लेता है और अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसकी बैठक का आयोजन भारत में हुआ, मुंबई में। तो भारत ने एक थीम भी रखी है 3C। 3C का मतलब क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, कंप्लायंस, नियमों का पालन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उपभोक्ता विश्वास। अच्छा, किम्बरली से आपको एक हीरे की खदान है, वो नाम याद आता होगा, बहुत प्रसिद्ध है किम्बरली हीरे की खदान, जिसे बिग हॉल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर मिलेगी? ये साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगी। साउथ अफ्रीका में एक स्थान है किम्बरले शहर, वहीं पर मिलेगी। तो ये स्टैटिक बन के आ जाता है, कई बार प्रश्न ध्यान में रखना आप। और मैं तो आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो प्रश्न आपका पूछा गया है एग्जाम में, यूपी पुलिस SI के एग्जाम में आया था। किम्बरले सोने की खदान ये किस महाद्वीप में है? तो अब आप बता ही दोगे, अफ्रीका में। अब इसी तरह से भारत से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया था। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना भारत। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, आपको बताइए, 18वां संस्करण है। भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इसमें अध्यक्ष बने हैं वी श्रीनिवास। भारत को 3 सालों के लिए 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे आप इकोसॉक कहते हैं, उसका भी सदस्य चुना गया। भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का भी अध्यक्ष बना था। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भी आंसर होगा भारत। और भारत को नार्कोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था और भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की। उसके अलावा भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का भी उपाध्यक्ष अभी चुना गया, जिसका मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो भारत से सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के निवेश भविष्य के लिए गरुड़ा पहल, अभी इसका प्रस्ताव किसने रखा गरुड़ा पहल का? तो आंसर होगा सेबी ने। जानते हैं इसके बारे में, गरुड़ा क्या है? पहले तो फुल फॉर्म देखो, ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। तो अभी सेबी ने निवेश से जुड़े एक नए सिस्टम गरुड़ा का प्रस्ताव दिया है। क्या मकसद है इसका, क्या उद्देश्य है कि AIF मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जल्दी शुरू हो सके और निवेश का पैसा तेजी से इस्तेमाल हो सके। इसको और अच्छे से समझाऊं आपको, पहले तो AIF का मतलब समझो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऐसे बड़े निवेश फंड होते हैं जो स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनियों या रियल एस्टेट या नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो अभी तक क्या होता था, जब भी कोई नया इस तरह का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शुरू करना कोई चाहता था तो उसे सेबी की मंजूरी लेनी पड़ती थी और इसमें लगभग 30 दिनों तक का वक्त लग जाता था। तो अब ये गरुड़ा पहल आने से होगा क्या, ये जो 30 दिन का समय है अब घट करके मात्र 10 दिन का रह जाएगा। 10 दिन में उसको मंजूरी मिल जाएगी सेबी की ओर से। तो इससे फायदा क्या होगा, जो फंड है, जो भी ये इन्वेस्टमेंट फंड, जो भी निवेश फंड ये शुरू करना चाहता है, फंड उसका जल्दी से चालू हो जाएगा 10 दिन के भीतर और इससे कंपनियों को जल्दी पैसा मिलेगा, क्योंकि एक तरह का निवेश फंड है ना। कोई भी निवेश कर रहा है किसी स्टार्टअप में, किसी कंपनी में, किसी रियल एस्टेट में, किसी नए बिजनेस में, तो निवेश करते हैं तो सामने वाले को पैसा मिलेगा, तो कंपनियों को जल्दी पैसा मिल जाएगा। पहले 30 दिन के बाद मिलता था, अब 10 दिन में मिल जाएगा और इससे निवेशकों को तेजी के अवसर मिलेंगे। तो इससे कंपनियों को, स्टार्टअप्स को भी फायदा होगा और निवेशकों को भी फायदा होगा। अब सेबी की बात कर लें। सेबी आजकल बड़ा न्यूज में है, बहुत हमें न्यूज देखने को मिल रही है। सेबी की स्थापना होती है 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, अभी 11वें नंबर के हैं। पहले हेड थे SS दवे, पहली महिला हेड भी याद रखना माधवी पुरी बुच थी इसकी। अभी जो लेटेस्ट कुछ करंट अफेयर्स के कारण अभी सेबी न्यूज में रहा, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, सेबी ने ही सामूहिक प्रतिवेदन मंच नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इंडिया मार्केट एक्सेस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया, पर्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए अभी एक AI टूल लॉन्च किया था सुदर्शन नाम से, और पर्व हमने देख लिया। बाकी मिशन जागरूक नाम से भी एक अभियान सेबी ने शुरू किया है। और अभी हमने कल ही पढ़ा था कि सेबी ने AI आधारित एक साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai नाम से टास्क फोर्स
का एक गठन किया है, टीम का एक गठन किया है। ये हमने कल ही पढ़ा है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये बुक है, दो बुक है एक्चुअली में। एक बुक का नाम है द बेंच, द बार, द बिजार्रे। दूसरी बुक है द लॉफुल एंड द ऑफुल। इन दोनों बुकों को अभी लॉन्च किया गया और इनके एक ही लेखक हैं। तो लेखक का नाम आपसे पूछ रहे हैं, आंसर होगा तुषार मेहता। और तुषार मेहता का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। देखो, भारत सरकार के दो सबसे बड़े वकील होते हैं। सबसे बड़ा होता है अटॉर्नी जनरल और उनके बाद होता है सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता और उन्होंने ही इन दोनों बुकों को लिखा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में हमारे, तो याद रखना आर वेंकटरमणि। तो बुकों के नाम याद रखना, द बेंच, द बार, द बिजार्रे, और दूसरी है द लॉफुल एंड ऑफुल। और इनको लॉन्च किया हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी नई दिल्ली में। ठीक है, और इन दोनों बुकों में इन्होंने क्या बताया, अदालतों से संबंधित ही बताया होगा, भाई वकालत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो अदालतों से जुड़े मज़ेदार, दिलचस्प और सीख देने वाले जो भी किस्से हैं वो इन्होंने इस बुक में लिखे हैं। तो याद रखना दोनों बुकों के नाम लेखक एक ही हैं, तुषार मेहता। कुछ अब बुक्स हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बुक हमने पढ़ी थी हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने इसको लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन को लिखा विजय गोयल ने। द सेज वू री इमेजिन हिंदुइज्म, इस बुक को लिखा डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को लिखा धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को लिखा नवीन कुंडू ने। आकाश, ये बुक आई थी, इसको लिखा जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने और इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना दिया सलाई है। टाइड्स ऑफ टाइम को लिखा सुधा मूर्ति ने। सब पर राम तपस्वी राजा को लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल को लिखा टीएम कृष्णा ने। अ रोड वेल ट्रेवल्ड, इसको लिखा आर के राघवन ने। ठीक है, तो अभी ये बुक्स याद रखना इतनी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 10वां हिंद महासागर संवाद 2026 का आयोजन हुआ, कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली, भारत में हुआ। 10वां हिंद महासागर संवाद इंडियन ओशियन डायलॉग, 10वां संस्करण हुआ अभी 7 और 8 मई को हुआ था नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या है? परिवर्तनशील दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। यानी दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र को कैसे सुरक्षित और मजबूत बनाया जाए। यह कार्यक्रम भारत के विदेश मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ने मिलकर के आयोजन किया इसका। और भारत इस समय इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष है। 2025 से 2027 तक के लिए अध्यक्षता मिली हुई है भारत को। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और समुद्री व्यापार और सुरक्षा को बेहतर करना। अच्छा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अगर बात करें, ये है क्या? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ये हिंद महासागर के किनारे बसे देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य है आर्थिक सहयोग बढ़ाना, आपस में व्यापार और समुद्री संबंध मजबूत करना, क्षेत्रीय विकास करना। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉरिशस में। टोटल 23 सदस्य देश हैं और 12 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, तो अब इसका 10वां संस्करण हुआ था हिंद महासागर डायलॉग का, याद रखना भी नई दिल्ली, भारत में। कुछ समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं, आ जाओ। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 का आयोजन लास्ट ईयर हुआ था बेलम, ब्राजील में। इस साल जो कोप 31 होगा अंटालिया, तुर्की में, तुर्की है जिसको बोलेंगे अब। और फिर उसके अगले साल 2027 में कोप 32 होगा एडिस अबाबा, इथियोपिया में। अभी 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ चंडीगढ़ में। नॉर्थ टेक सिंपोजियम हुआ प्रयागराज, यूपी में। सेंटा मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 ये कोलंबिया में हुआ। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन भारत इसको होस्ट कर रहा है, नई दिल्ली में होगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, हमने कल ही पढ़ा था, कल या परसों ही पढ़ा था, इसमें अभी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बनने जा रहा है? उसके अलावा मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था नागपुर में। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण अभी जयपुर में हुआ। और यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट, इसका आयोजन अभी हुआ, इसकी बैठक हुई थी 8वीं बैठक अभी येरेवन, आर्मेनिया में। लेकिन इसमें भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला भी पहला नॉन यूरोपियन कंट्री, गैर यूरोपीय देश अभी कौन सा बना? तो आंसर होगा कनाडा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं ये सब। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वन कैश वन डेटा परियोजना और सुसहाय नाम से एक एआई संचालित चैटबॉट को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था को आसान और तेज बनाने के लिए 2 नई डिजिटल सेवाओं को, सर्विसेज को शुरू किया है।
एक है वन केस वन डेटा और दूसरी है सुसहाय। एक एक करके बात करते हैं। तो वन केस वन डेटा ये क्या है? ये एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत या जो भी निचली अदालतें हैं, जितनी भी भारत में अदालतें हैं यूं कहो, उन सभी का केस डेटा एक ही सिस्टम से जुड़ा होगा। आप ऐसे समझो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जैसे आपका कोई एक केस है, जैसे मान लो हमारा जमीन का केस चल रहा है, सालों से चल रहा है, और हमने मान लो अलग अलग अदालतों में अप्लाई किया। पहले निचली अदालत में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अलग अलग जगह गए। तो उस केस की जो जानकारी है अलग अलग अदालतों में बिखरी हुई है। अब ये पहल क्या करेगी, मैंने चाहे जितनी भी अदालतों में केस चलाया हो, सभी जानकारियां मेरे को एक ही जगह पर मिल जाएगी, सभी जानकारियां इसके माध्यम से जुड़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो फायदा क्या होगा, जो भी केस चल रहा है उसकी जानकारी जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, रिकॉर्ड ढूंढना आसान होगा, अदालतों का काम तेज होगा और पूरे देश का न्यायिक डेटा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पहली पहल हो गई। दूसरी सर्विस क्या है? सुसहाय। ये एक एआई आधारित चैटबॉट है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर काम करेगा। जैसे आप किसी एप्लीकेशन में चैट करके जानकारी लेते हो ना, वैसे ही हम लोग वैसे ही लोग इस चैटबॉट से अदालत से जुड़ी जो भी जानकारी आप जानना चाहते हो वो जान पाओगे। जैसे आप जानना चाहते हो भैया हमें केस फाइल करना है, कैसे करें, हमारी अगली तारीख कब है, और किसी भी चीज के लिए कौन सी प्रक्रिया, क्या प्रोसेस अपनाना होगा, ये सारी जानकारी आप जानना चाहते हो अदालत से संबंधित कोई भी जानकारी, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इनको बनाया किसने है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ मिलकर के इस चैटबॉट को तैयार किया है। ठीक है, तो दोनों सर्विस को लाने का उद्देश्य वैसे मैंने आपको समझा दिया वर्बली बोल करके, लेकिन अगर लाइन टू लाइन में आपको और समझाऊं पॉइंट से, तो न्याय व्यवस्था डिजिटल बनेगी, इससे लोगों को अदालत की जानकारी आसानी से मिल पाएगी, समय और मेहनत बचेगी, न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और तेज बनेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124 से 147 में आपको मिलेगा पार्ट 5 भाग 5 में 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया था। स्थापना के समय इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे। अच्छा, एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी अगर मैं चीफ जस्टिस को हटा दूं तो जजों की संख्या कितने से बढ़ा करके कितनी की जा रही है, ये प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, आपको बताना है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछोगे तो वो कोई नहीं है महिला में अभी तक, लेकिन हाँ, पहली महिला जज जरूर रही है फातिमा बीवी, जिनका निधन हो चुका है। वैसे 2024 में पद्म भूषण दिया गया था इनको। अच्छा, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, ध्यान रखना, इस पे प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वाईवी चंद्रचूड़ जी का। ये 16वें नंबर के सीजेआई थे, 7 साल 4 महीने तक रहे थे। और सबसे छोटा कार्यकाल था कमल नारायण सिंह का, 22वें नंबर के थे, मात्र 17 दिन का कार्यकाल रहा। ये प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 65 ईयर, जबकि हाई कोर्ट वालों की होती है 62 ईयर। अभी वर्तमान में हमारे सीजेआई कौन है? 53वें नंबर के सूर्यकांत जी। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या होता है? यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। एक बुक याद रखना, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको लिखा था हमारे पूर्व सीजेआई जो थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, 50वें नंबर के जो थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सेहत मिशन को किसने लॉन्च किया? सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, आईसीएआर और आईसीएमआर ने मिलकर के। तो भारत सरकार ने खेती और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने के लिए अभी सेहत मिशन शुरू किया है। सेहत का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने मिलकर के शुरू किया है। मतलब अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप स्वस्थ रहोगे। आप स्वस्थ मतलब भारत स्वस्थ। तो मिशन का उद्देश्य यही है, खेती को स्वास्थ्य से जोड़ना, यानी कि हमें ऐसा खाना उगाना है जो लोगों को बीमारियों से बचाए, शरीर आपका स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। तो ये मिशन खास तौर पे इन समस्याओं को कम करने पर ध्यान देगा। कुपोषण की जो समस्या है, मधुमेह, डायबिटीज, बीपी वगैरह, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, इन पर फोकस्ड रहेगा। या मुख्य रूप से अगर नॉर्मली बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊं तो अच्छा उगाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, हेल्दी शरीर रहेगा, मतलब आप स्वस्थ रहेंगे,
स्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि आप अच्छा खा रहे हैं। तो अच्छा खिलाना चाहते हैं ताकि कम से कम लोग बीमार पड़े। ये कहने का इनका मतलब हो गया। ठीक है, एक लाइन में आप याद रखना, खेती को स्वास्थ्य से जोड़ने वाला ये एक मिशन है, सेहत मिशन। वैसे आप जानते हो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं और कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और इन संस्थाओं की भी बात कर लें, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1929 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डायरेक्टर हैं मांगीलाल जाट, कुछ समय पहले ही बने थे ये। और ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसकी स्थापना होती है 1911 में नई दिल्ली में मुख्यालय, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव बहल। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 12 मई को। हर साल 12 मई को ही मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, इनका जन्म होता है 12 मई 1820 में, तो उन्हीं की जन्म की तारीख है ये 12 मई। उन्हें आधुनिक नर्सिंग का दार्शनिक भी माना जाता है। इटली में उनका जन्म हुआ था। वो एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी, और वे रात में लैंप लेकर के ड्यूटी पर तैनात रहती थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। पहली बार ये हमने दिवस कब मनाया था? 12 मई 1974 1974 में। और बात करें इस बार की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, एम्पावर नर्सेज सेव लाइव्स। ठीक है, तो याद रखना। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे डेज हम मई के। 1 मई को श्रमिक दिवस, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 11 मई को भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया हमने, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी हैं जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने देश की दूसरी MLFF वेरियर मुक्त टोल प्रणाली अभी सिस्टम का उद्घाटन किया। कहां पर? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो हमारे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी अभी इन्होंने 11 मई को दिल्ली के मुंड का बक्करवाला टोल प्लाजा पर एक नई बैरियर फ्री टोल प्रणाली सिस्टम को शुरू किया है। मतलब अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये एक MLFF जो हमने पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी लेन फ्री फ्लो। ये एक तरह की तकनीक है जिसमें चलती हुई गाड़ियों के टोल कट जाते हैं, मतलब चलते हुए आपका कट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो किस तरह से काम करती है ये तकनीक? तो जब आप टोल प्लाजा से आपकी गाड़ी निकालोगे, वहाँ पे कैमरे लगे होंगे, वो आपकी गाड़ी का नंबर रीड कर लेंगे और फास्टैग से जुड़ी जानकारी पहचान ली जाएगी। फिर अपने आप जो भी टोल कटता होगा आपका, उस हिसाब से आपके बैंक के अकाउंट से कट जाएगा। अभी भी ऐसे ही कटता है, लेकिन अभी आपको क्या होता है, टोल प्लाजा में गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है या उसको धीमा करना पड़ता है। लेकिन अब धीमा वीमा मत करो, रोको वोको नहीं, सट से निकल जाओ। ऐसे गाड़ी आएगी आपकी, ऐसे करके निकल जाएगी। बताया नहीं उन्होंने, स्पीड बताया, आप 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे फायदे होंगे भैया, समय बचेगा आपका। जो लाइनें लग जाती है लंबी लंबी, वो नहीं लगेंगी। गाड़ी रुक करके चलती रहती है, भैं भैं भैं, तो पेट्रोल कम खर्च होगा, प्रदूषण जो होता है वो कम होगा। ये सब फायदे ही हैं, लेकिन टोल तो कटेगा भैया। और हाँ, खास बात क्या है, ये भारत की इस तरह की दूसरी है, भारत की इस तरह की ये दूसरी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम है। अब ये दूसरा है, तो पहला वाला इस तरह का ये सिस्टम कहाँ पर लगा हुआ है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये गुजरात में लगा हुआ है। गुजरात के सूरत भरूच नेशनल हाईवे 48 पर वो पहला था, और अभी ये दूसरा दिल्ली में शुरू हुआ है। और वैसे सरकार का लक्ष्य भी है इस तरह का ये टोल सिस्टम ये 2026 के अंत तक 17 जगह पे स्टार्ट कर देंगे इस तरह की तकनीक। ठीक है, तो ध्यान रखना, सब कुछ मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे ओमान में भारत का नया एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत पीसे। तो भारत के वरिष्ठ IFS अधिकारी हैं प्रशांत पीसे, और अभी इनको ओमान में भारत का नया एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओमान में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले कुछ नियुक्तियां हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है सारी नियुक्तियां, बिल्कुल ध्यान से सुन। अभी BPCL के नए CMD बने थे संजय खन्ना, कल भी मैंने आपसे पूछा था ना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। RBI के डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन बने। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलामाकन्नी बने।
बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ रजनीश कर्नाटक बने, कार्यकाल बढ़ा दिया इनका। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ देवदत्त चंद बने। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में नए डायरेक्टर बने राजेश कुमार अग्रवाल। एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस। रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सीएमडी रवि के। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। फिक्की के महासचिव बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, कार्यकाल बढ़ाया गया। भारत का नया नौसेना प्रमुख ये बन जाएंगे इस महीने के अंत में कृष्णा स्वामीनाथन। और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीसरे नंबर के बनेंगे एनएस राजा सुब्रमणी। और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री बन गए जोसेफ विजय। इनकी पार्टी का नाम याद रखना, टीवी के तमिलगा वेट्री कजगम इनका नाम है, मतलब पार्टी का नाम है। बाकी ओमान की बात थी ना यहाँ पे, तो ये रहा मैप में ओमान। कैपिटल मस्कट हो गई, करेंसी ओमानी रियाल, सुल्तान है हैतम बिन तारिक। अच्छा, ओमान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान। और अभी ओमान ने अपना पहला संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, इसका नाम है ओमान सेट 1। एयरबस कंपनी है फ्रांस की, उसके सहयोग से इसको लॉन्च किया था। और अभी ओमान ने अपनी करेंसी का एक नया सिंबल भी जारी किया था, इस तरह का सिंबल है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना, वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। और प्रैक्टिस के लिए क्विज मैं आपको बना करके देता हूं, जहां पे आप मॉक टेस्ट लगाएं डेली करंट अफेयर्स का, वीकली वाला। और अपना प्रैक्टिस जारी रखें, रिवीजन जारी रखें, ताकि एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना आए चीजों को भूलने की। कहाँ पे मिलेगी क्विज वगैरह, पीडीएफ वगैरह? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य देश ये बनेगा कौन सा? सऊदी अरब। फिर पूछा अभी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, यह मनाते हैं हर साल 11 मई को। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वारंगल में अभी भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो वारंगल है तेलंगाना में। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री अभी ये लॉन्च किया गया, स्थापित किया गया भोपाल में। शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं फॉस्टिनो ओरो, इनका नाम है, ये अर्जेंटीना के हैं। और फिर पूछा था CSIR, CRRI और BPCL के द्वारा विकसित जियोसेल तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क की मजबूती बढ़ाना। और अभी लॉरा वर्जीनिया किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी? कोस्टा रिका। फिर पूछा AI आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किया सेबी ने। फिर पूछा अभी मोदी जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया अभी बेंगलुरु में। और आखिरी प्रश्न था 44 वर्षों के बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना भी किसने लॉन्च की थी? तो आंसर होगा पंजाब ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।